हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हिंदी 5th लेसन गोवा जैसे मैंने देखा। लेखक है विनय शर्मा। इनका जन्म 1973 उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ था। परिचय। विनय शर्मा का अधिकांश लेखन उनके अनुभवों पर आधारित रहा है। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में नियमित छपती रहती है। यात्रा वृत्तांत आपकी पसंदीदा विधा है। साथ ही आपने व्यंग्य और ललित निबंध में भी लिखे। इनकी कृतियां, इन्होंने क्या क्या लिखा है? आनंद का उद्गम, अमरकंटक, ललित निबंध, चित्र की परीक्षा, व्यंग्य, अमरनाथ यात्रा, प्रकृति के बीच, कोयंबटूर में कुछ दिन, यात्रा वृत्तांत आदि। गद्य संबंधी। प्रस्तुत यात्रा में वर्णन के माध्यम से लेखक ने गोवा के सुंदर समुद्री किरणों, वहाँ की जीवन शैली, वहाँ का वातावरण, वहाँ का त्योहार आदि का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। तो वो बोलते हैं कि गोवा नाम सुनते ही हर एक के मन में तरंगायित हो उठता है। हर एक का मन में आनंद की लहर उठती है। और ऐसा हो भी क्यों ना हो कि गोवा का जो वातावरण है, उधर की जो जीवन शैली है या फिर उधर की जो प्रकृति है, वो ऐसे है कि हर एक पर्यटक अपने आप उधर खींचे चला आता है। तो गोवा की कुछ हिस्ट्री है कि गोवा करीब 450 साल तक पोर्तुगाल के अधीन रहा। जब वो वास्को दी गामा इंडिया में आया तो वो उधर ही उतरा था और फिर उधर उसने अपना आधिपत्य स्थापित किया था पोर्तुगाल ने। तो फिर गोवा जब भारत को स्वतंत्रता मिली 1947 में भारत आजाद हुआ, किंतु गोवा को आज़ादी नहीं मिली थी। गोवा फिर भी पोर्तुगाल के अधीन था। इसलिए गोवा, दीव दमन, ये जो कुछ प्रदेश थे भारत के, उनको उनसे मुक्त करने के लिए भारत की वायुसेना ने विजय ऑपरेशन का संचालन किया। इसके परिणाम स्वरूप गोवा, दीव दमन, यह सब जो प्रदेश है वो भारत में विलीन हो गए और भारत ने 19 दिसंबर 1961 को इनको केंद्र शासित प्रदेश के तौर से घोषित किया था। उसके बाद 30 मई 1981 में भारत ने केंद्र शासित प्रदेश का विभाजन किया और एक गोवा को एक स्वतंत्र राज्य के तौर से घोषित किया। उस वक्त गोवा भारत का 25वां राज्य घोषित किया गया था। गोवा क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य है, सबसे छोटा, और उसकी जो जनसंख्या है उसके हिसाब से उसका चौथा क्रमांक आता है। एक बहुत मजेदार बात ये होगी कि गोवा की जो जनसंख्या है उससे डबल या फिर ट्रिपल हर साल पर्यटक वहाँ पर्यटन मतलब घूमने के लिए जाते हैं अपने फैमिली फ्रेंड के साथ। तो इसी कारण मतलब इतना छोटा सा राज्य होने के कारण, वो भी देश के एक कोने में स्थित है, उसके बावजूद एक लोगों की दिल की धड़कन है और इसी कारण वहाँ पर्यटक अपने आप खींचे चले जाते हैं। इसी कारण लेखक भी अपने सह परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुंचे थे और उनके साथ उनके साड़ू खंडवा से आए थे। साड़ू मतलब अपने पत्नी के बहन का पति, वो भी अपने सह परिवार फैमिली के साथ वहाँ शामिल हो गए उनके साथ ट्रिप में। 23 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस मडगांव पहुंची तो सुबह का उजाला हो गया था, मतलब सुबह हो गई थी। टैक्सी के एक हॉर्न के कारण लेखक का ध्यान उसके ओर आकर्षित हो गया। फिर वो फटाफट उतरकर उस टैक्सी में बैठ गए और टैक्सी पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। तो लेखक कहते कि टैक्सी में जो वारा का शीतल हवा वारा झोंका आ रहा था, उस झोंके के कारण उनका मन तरोताजा हो गया था और जो यात्रा के कारण कुछ थकान थी वो भी सब नष्ट हो गई थी। लेखक का कहना है कि जब हम हमारे लाइफ में, जिंदगी में परेशानी या फिर समस्या से जूझते लड़ते, तो इस समस्याओं से निजात पाने का या फिर इस समस्या से मुक्ति पाने का सबसे आसान तरीका है पर्यटन। कुछ दिन के लिए छुट्टी पर घूमने जाओ अपने फैमिली के साथ या फिर फ्रेंड के साथ। इससे क्या होता है कि शरीर को कुछ समय के लिए आराम मिलता है और या फिर मन भी, वातावरण बदलता है तो मन भी अपना तरोताजा होता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि पर्यटन एक सबसे अच्छा सोल्यूशन है अपने लाइफ, मतलब जो बिजी लाइफस्टाइल होती है उससे निजात पाने का सबसे आसान तरीका पर्यटन है, इसलिए हमको जाना चाहिए। तो फिर वो बोलते हैं कि जो उनकी टैक्सी चल पड़ी, वो फिर मडगांव से 5 किलोमीटर दक्षिण में स्थित कस्बा बेनालियम के रिसोर्ट में आकर रुक गई। कस्बा क्या होता है? एक ऐसी जगह जो गांव से थोड़ी बड़ी होती है और शहर से थोड़ी छोटी होती है, वसाहत उधर की, उसको कस्बा बोलते हैं। ये जो होटल था या फिर रिसोर्ट था वो लेखक ने पहले ही बुक कर दिया था, इसलिए सिर्फ फॉर्मेलिटीज के लिए, औपचारिकता के लिए, खाना पूर्ति और आराम करने के इरादे से वो अपने अपने कमरे में चले गए। फिर लेखक बोलते थे गोवा की कुछ खास बात है
कि जो गोवा है वो सिर्फ 2 जिले में बटा है, उत्तर गोवा जिला तथा दक्षिण गोवा जिला। और गोवा की राजधानी पणजी है, जो कि गोवा की तीसरा मतलब गोवा का तीसरा बड़ा शहर है। गोवा का सबसे बड़ा शहर है वास्को दी गामा, फिर सेकेंड है मडगांव, फिर है पणजी। पणजी को पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। फिर जो पणजी है वो एक ऐतिहासिक स्थल है। अगर आप उधर जाओगे तो आपको यूरोपियन जो स्टाइल थी, उधर का स्थापत्य था, वो आज भी आपको वहां पर दिखाई देगा, इसलिए उसको ऐतिहासिक स्थल कहा है। फिर पणजी का शाब्दिक अर्थ यह होता है कि ऐसी जगह जहाँ कभी भी बाढ़ ना आए। और जो पणजी है वो जमीन से लगभग 7 मीटर औसत ऊंचाई पर है, जो उसकी जमीन थोड़ी ऊंची है 7 मीटर, इसलिए उसका नाम पणजी। पणजी का अर्थ कि जहाँ कभी भी बाढ़ ना आए। फिर लेखक कहते मतलब है कि जो भारत का सबसे पुराना और विश्व का सबसे पहला जो मेडिकल कॉलेज है, भारत का पहला और विश्व का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज गोवा में स्थापित है। जो पोर्तुगाल ने 1842 में गोवा मेडिकल कॉलेज स्थापित किया था, वो भारत का सबसे पहला और विश्व का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है। जो पणजी शहर है वो मांडवी नदी के किनारे पर स्थित है। और जो मांडवी नदी है वो वर्ष भर पानी से बहती रहती है, 12 महीने उसको पानी होता है। फिर भी वातावरण में थोड़ी सी उमस मतलब गर्मी और थोड़ी सी नमी रहती है, क्योंकि वो समुद्र इलाका है, इसलिए उधर का थोड़ा वातावरण गर्म रहता है, पर इतना नहीं जैसे कि मुंबई में बहुत गर्मी होती है, इतना गर्मी उधर नहीं होती, बस थोड़ा सा चिपचिपा रहता है। तो फिर लेखक कहते हैं और कि वहाँ पे इतनी गर्मी क्यों नहीं होती, क्योंकि वहाँ समुद्री इलाका है, उसके साथ साथ ही वहाँ पेड़ पौधे भी बहुत सारे। उधर का जो पूरा क्षेत्र है वो बहुत सारा क्षेत्र हरितमा से भरपूर है, मतलब जिधर देखो कि आपको हरे भरे पेड़ दिखाई देंगे, उस पेड़ के कारण इतनी गर्मी नहीं होती जितनी मुंबई में होती है। गोवा वैसे अपने खूबसूरत रेतीले समुद्र किनारे, जीवन शैली, वहाँ का सांस्कृतिक फिर वहाँ का जो स्थापत्य है उसके लिए बहुत जाना जाता है। पर जो गोवा के जो बीच है वो कुल मिलाकर गोवा में 40 बीच है, छोटे बड़े सब मिलाकर, और मुख्यतः मेन जो बीच है गोवा के वो 8 ही बीच है, पर टोटल 40 बीच है। तो वो लेकर कहते कि शाम का आनंद मतलब बीच का आनंद लेने का सही वक्त शाम होता है। जब शाम ढलती है तो बीच पे जाने की अलग ही आनंद होता है। तो वो आनंद लेने के लिए वो लोग बेनालियम बीच चल पड़े। जो बेनालियम बीच था वो रिसोर्ट से कम 1 किलोमीटर दूरी पर था, पर लेखक बोलते कि वो जल्दी जल्दी चल रहे थे, पर अरब सागर देखने की जो उनका उत्साह था, फिर जो उनकी चाहत थी वो इतनी थी कि वो कितनी भी कोशिश करें, उनको लग रहा था कि वो अभी तक बीच आ क्यों नहीं रहा है। फिर वो चलते रहे तो फिर उनको अचानक से सागर की लहरें सुनाई देती है, वो किसी रणभेदी की तरह होती है, तो वो सुनते ही वो उस वक्त दौड़ पड़ते हैं। फिर आगे दौड़ते तो सड़क पीछे रह जाती है, वो उनके पैर रेत में धंस जाते हैं, फिर भी वो धंसे हुए पैर को उठाकर वो भाग रहे होते हैं, और जैसे समुद्र देखते हैं वो समुद्र को जाकर लिपटते हैं। और जो बच्चे थे उनके साथ सपरिवार वो बच्चे रेत का महल बनाने में जुट जाते हैं। वो लेखक कहते हैं वो बच्चे रेत का महल बना रहे थे, और जब वो समुद्र की लहर आती थी वो उनका घर नष्ट करके जाती थी, फिर से बच्चे दूसरी लहर आने से पहले घर बनाते थे, और ऐसा क्रम उनका चलता रहा। लेखक उस टाइम बेनालियम बीच की सुंदरता देख रहे थे। वो कहते कि जो बेनालियम बीच है वो मुख्यतः क्या करते हैं, उस बीच पे माछी मारी मतलब मच्छी पकड़ने का एक व्यवसाय होता है जो उधर के ग्रामीण लोग करते हैं। सुबह सुबह वो लोग वहां जाते हैं और मच्छी पकड़ लेते हैं, और वो मच्छी क्या करते कि निर्यात नहीं होती, बाहर नहीं भेजती किसी देश में, वो इंडिया में उधर की जो गोवा होते वहाँ के स्थानिक बाजार पेठों में बिकी जाती है। फिर वो बोलते कि जो वहाँ का सी फूड है वो बहुत अच्छा होता है, मगर अगर आप गोवा में जाओगे तो उधर का सी फूड ही बहुत अच्छा होता है। फिर जो बेनालियम बीच था तो क्या था, उधर लहरों की आवाज आ ही रही थी, साथ ही साथ पक्षियों की टीटी आवाज भी सुनाई दे रही थी। वो पक्षी क्या करते, समुद्र की लहर के साथ कोई मच्छी आ जाए या फिर फिश आ जाए तो उसको पकड़ने के लिए वो पंछी उधर आसपास मंडराते रहते, उड़ते रहते, और उनकी राह देखते कुत्ते बीच पर कि कब वे पक्षी या फिर पंछी नीचे बैठेगा और उसको झपट लेंगे। ऐसा उधर चलता रहता है। तो बहुत कम समय ऐसा होता है कि वो पंछी को कुत्ता पकड़ ले, तो अपने बहुत काम में असफल होते हैं। पर जो बच्चे रेत का घर बना रहे थे उनसे एक सीख मिलती है कि हमको नियति के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, मतलब अगर हम कुछ बनाते हैं
तो बनता है इसलिए कि वो नष्ट हो सके। मतलब कोई कोई जो रिकॉर्ड्स बनते हैं, तो जो रिकॉर्ड्स क्यों बनते हैं, ताकि कोई और उसको ब्रेक कर सके। वैसे ही जो वो घर बना रहे थे, कोई ना कोई लहर आकर उसको नष्ट करती ही थी, इसका वो तात्पर्य था। लेखक को वो दृश्य बहुत मजेदार लगता है कि लहरों की आवाज आती है और उसके बीच पक्षियों की टीटी आवाज और पक्षियों की वो राह देखना कि समुद्र की लहर के साथ कोई मछली आई तो उसको पकड़ने लगे। तो कभी कभी क्या होता है कि हवा के झोंके से कारण वो पक्षी उड़ नहीं पाते, इसलिए वो सुस्ताने के लिए या फिर आराम करने के लिए किनारे पर आकर बैठते और उनकी राह देखते वो कुत्ते उसको झपटने के लिए जाते। तो वो जो दृश्य था कि पक्षियों का उड़ना, फिर मछलियों पकड़ने के लिए किनारे पे आना, फिर उनको कुत्तों को झपटने के लिए जाते। तो फिर वो आपस में जो दृश्य होता है वो देखकर लेखक बोलते हैं कि वो दृश्य बहुत मनोरम होता है और ऐसा दृश्य हर किसी पर्यटक का मनोरंजन करता है। तो लेखक बोलते हैं कि ऐसे चलते चलते शाम ढल गई, तो जैसे सूर्य देवता ने विदा ली तो चंद्रमा में वो समुद्र था वो नहाकर उसका एक नया रूप भी देखने के लिए मिल गया। वो रूप जो बहुत सलाह मतलब काला था और थोड़ा भयावह दृश्य होता है। जब रात होती है तो समुद्र थोड़ा काला दिखाई देता है और दृश्य बहुत भयानक दिखाई देता है समुद्र का, ऐसे लेखक का कहना है। यदि आपको गोवा जाकर घूमना है तो आपको उधर आसानी से किराए पर बाइक, स्कूटी, कार, आपको जो चाहिए वो आसानी से किराए पे मिलते हैं। तो लेखक को वैसे एक दिन गोवा घूमना था, तो उन्होंने क्या किया, एक बस किराए पे ले लिया। अभी बस क्यों ली, उनके साथ बच्चे थे, इसलिए बच्चों के हिसाब से उनके हित के लिए उन्होंने बस खरीदी और उन्होंने उस दिन गोवा घूमने का सोचा। तो लेखक का एक अनुभव है कि अगर आप गोवा में जाओगे तो सी फूड ज्यादा मिलता है, समुद्री इलाका है तो उधर की मच्छी हुई उनका ज्यादा भोजन होता है, तो सी फूड उधर ज्यादा मिलता है। अगर कोई शाकाहारी व्यक्ति उधर जाएगा तो उसको खाने के लिए थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि उधर शाकाहारी रेस्टोरेंट या फिर होटल ज्यादा होते नहीं है उधर आपको खाने को मिलेगा अच्छा खाना सुस्वाद। और अगर होटल मिल भी जाए तो समझो आपकी जेब ढीली हो जाएगी, क्योंकि बहुत उधर महंगा होता है। क्योंकि एक पीक सीजन होता है गोवा का, सितंबर से जनवरी तक वो पीक सीजन होता है कि उस सीजन में वहाँ पे बहुत सारे पर्यटक आते हैं और उस सीजन में उधर के रेट्स भी बहुत हाई होते हैं नॉर्मल डेज के हिसाब से। इसलिए सितंबर से जनवरी तक पीक सीजन में अगर आप जाओगे तो आपको बहुत जेब ढीली हो जाएगी, क्योंकि उधर बहुत हाई रेट्स होते हैं। और बाद में मार्च से जून तक वो जो होता है वहाँ उधर की रेटिंग्स बहुत नीचे होती है, क्योंकि उस समय में बहुत ज्यादा पर्यटक आते नहीं है। क्योंकि जो सितंबर से जनवरी का जो महीना होता है उस समय में बहुत पब्लिक जाती है, और खास कर न्यू ईयर के वक्त उधर का जो न्यू ईयर है सेलिब्रेशन करने का तरीका पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने के लिए वहाँ बहुत सारे सेलिब्रिटीज, बहुत सारे लोग आते ही रहते हैं हर साल। तो शाकाहारी लोग कभी भी जाए तो पहले ही सोच समझ कर जाए कि आपको उधर सी फूड खाने को ही मिलता है और कोई भी अच्छा होटल मिलेगा तो जेब ढीली हो जाएगी। तो होटल बुक करते ही ऐसा बुक कर कि उधर आपको शाकाहारी भोजन मिल जाए। इसलिए लेखक ने भी वैसा ही होटल बुक किया था कि उनको उधर शाकाहारी भोजन मिल जाएगा। इसलिए क्या करते थे लेखक, बाहर घूमने जाते तो थे लेकिन खाना करने, नाश्ता करने या फिर भोजन करने के लिए वो होटल में ही सब भोजन करते थे, कि बाहर तो ज्यादा सी फूड ही मिलता था उनको। अब अगले दिन लेकर गए अंजुना बीच पर। यह बीच नीले पानी वाला तथा पथरीला बीच है, मतलब वहाँ पत्थर बहुत ज्यादा है और उधर का पानी नीला होता है और वो पानी हर वक्त पत्थरों के ऊपर पछाड़ खाते हुए रहते हैं, मतलब पत्थर और पानी हमेशा टकराते रहते हैं वो पानी आकर। इस कारण उस मतलब पानी की वजह से उस पत्थर में बहुत सारे छेद हो गए और उस छेद में पानी जमा हुआ रहता है। और जो अंजुना बीच है वो काफी अभी पीछे हट गए। इसके कारण उन लोगों ने, मतलब उधर के जो रहवासी है, स्थानिक लोग है, उन्होंने किसी ने उस पत्थर के ऊपर अपना मकान या फिर अपना एक घर स्थापित किया है व्यवसाय करने के लिए। फिर लोग लेकर गए थे कि पानी के कारण वो जगह बहुत फिसलन भरी है कि जरा पैर फिसल गया तो गिर गए ऊपर तो चोट लगेगी। पर अगर आपको बीच का आनंद लेना होगा तो थोड़ा तो रिस्क लेना ही होगा। और उधर बहुत सारे युवा अपनी मस्ती में धुंध होते हैं, इधर वाटर स्पोर्ट्स भी है तो उसका भी आप आनंद ले सकते हो। फिर जो बीच होते हैं उस पर कुछ लोग लाइव नृत्य संगीत करते हुए भी दिखाई देते हैं युवा लोग, तो वो उसका भी आनंद ले सकते हैं। फिर क्या बोलते हैं कि अंजुना बीच और बेनोलियम बीच दोनों बीच गोवा के, फिर भी दोनों ही बीच में थोड़ा सा अंतर है। जो बेनोलियम बीच था वो मच्छी मारियों की पहली पसंद थी, जो फिश पकड़ते थे उनकी पहली पसंद थी।
उधर सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मच्छी पकड़ी जाती थी और स्थानीय बाजार पेट में उसकी बिक्री होती थी, उसे निर्यात नहीं किया जाता था। और जो अंजुना बीच है वो फिल्म इंडस्ट्री की पहली पसंद है। वहां पर बहुत सारी फिल्मों की हिट फिल्मों की शूटिंग की गई थी। तो दोनों भी व्यावसायिक रूप से यूज किए जाते हैं बीच, पर दोनों का जो व्यावसायिक अंतर है, मूल अंतर है, थोड़ा डिफरेंस है। इधर स्थानीय बाजार पेट में मच्छी बिकी जाती है तो उधर हिट फिल्मों की शूटिंग की जाती है। वो दोनों बीच में का अंतर था। फिर जो अंजुना बीच है वो गहरे पानी वाला है, मतलब उधर का जो पानी है थोड़ा डीप है। तो फिर जो बेनोलियम बीच था वो कैसा था, थोड़ा उथला था, और मतलब उधर का पानी इतना डीप नहीं था जितना अंजुना बीच का पानी डीप था। इसके कारण क्या होता है कि अगर आप फ्रेंड के साथ जाओ तो आपको किसी को दिशा निर्देशन देने की जरूरत नहीं होती। मतलब उसको अच्छी बात बताने की कोई जरूरत नहीं, उसको हर एक को अपनी भलाई का पता ही होता है कि इधर मत जाओ उधर मत जाओ। लेकिन आप बच्चों के साथ जाते हो तो उनको हर एक वक्त गाइडेंस देना पड़ता है कि तुम इधर मत जाओ उधर मत जाओ। इसलिए बच्चों के साथ अगर जाओगे तो थोड़ा केयरफुल होना पड़ता है अंजुना बीच पर। ऐसा बेनोलियम बीच पर नहीं है, बिकॉज वो थोड़ा डीप नहीं है, और अंजुना बीच थोड़ा डीप है बस। अंजुना बीच के बाद लेकर गए पणजी घूमने। अभी पणजी है वो गोवा की राजधानी है। माना कि गोवा का सबसे बड़ा शहर वास्को दी गामा है, फिर भी पणजी गोवा की राजधानी जो तीसरे नंबर पे इतना बड़ा शहर है गोवा का। और पणजी को पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। और जैसे कि मैंने कहा था कि पणजी मांडवी नदी के किनारे पर स्थित है, और यहाँ अगर आप जाओगे तो यूरोपीय स्थापित्य, मतलब जैसे यूरोप में मकान होते वैसे मकान है, फिर उनका जो एक घर बांधने का तरीका है, फिर जो रहने का तरीका है वो अभी भी आपको दिखाई देगा। क्योंकि क्या है, जब करीब करीब 450 साल तक पोर्तुगाल ने गोवा पर राज्य किया था, शासन अधिपत्य किया था। इस वजह से उधर 60% हिंदू लोग हैं और 28% ईसाई। और एक खास बात यह है कि गोवा की कि ईसाई लोगों के जाति व्यवस्था में, मतलब उनके जो धर्म है जैसे वो रहते हैं उसमें भी हिंदुत्व पाई जाती है। मतलब उधर लोग कैसे भी रहते हैं, जो संस्कृति है वो हिंदू है, हिंदू धर्म उधर बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता है। फिर एक गोवा के बारे में रह गया था कि गोवा जो है उसको महाभारत के समय में गोपय कहा जाता था, क्योंकि उधर के जो लोग थे वो चरवाहे का काम करते थे, मतलब गाय चराना, इसलिए महाभारत के समय में उसको गोपय कहा जाता था। और उसकी तब मूल लैंग्वेज थी, मतलब उधर की जो मेन लैंग्वेज थी वो कोंकणी थी। अभी भी वहां लोग बोलते मराठी, मतलब कोंकणी लैंग्वेज। अभी पणजी घूमने फिरने के बाद शाम के वक्त लेकर आए कलिंगुड बीच पे। यह बीच गोवा का सबसे बड़ा बीच है जो कि 3-4 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और यह बीच बहुत पर्यटक का एक आकर्षण है। यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक आते हैं और यह स्थान ऐसा कि जहाँ पर स्थानीय लोग अपने व्यवसाय का एक मार्ग या फिर स्रोत देखते हैं, क्योंकि वहाँ पर ज्यादातर पर्यटक आते हैं तो उधर बहुत सारे व्यवसाय भी है जिससे स्थानिकों का पेट भी भर जाता है। फिर बोलते हैं कि जो एक कलिंगुड बीच है उधर बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे कि स्कूबा डाइविंग, काइट सर्फिंग, विंड सर्फिंग, फिर वाटर पोलो, बहुत सारे, फिर पैराग्लाइडिंग, जितने भी वाटर स्पोर्ट्स है उधर होते रहते हैं, तो उसका वो हम आनंद ले सकते हैं। और कुछ कुछ वाटर स्पोर्ट्स ऐसे होते हैं कि वो हैरत अंगेज होते हैं, मतलब आश्चर्यचकित करने वाले वाटर स्पोर्ट्स होते हैं। तो फिर लेखक कहते हैं कि वो और उनकी पत्नी, उन्होंने हर एक वाटर स्पोर्ट्स को ट्राई किया और उनका जो सबसे पसंदीदा था या फिर रोमांच भरी था वो था पैराग्लाइडिंग। वो और उनकी पत्नी पैराग्लाइडिंग के लिए करने गए थे। तो कहते हैं कि वो जो दृश्य होता है वो बहुत अद्भुत होता है और थोड़ा डर भी लगता है, क्योंकि क्या होता है कि हम रस्सी के सहारे ऊपर आसमान में लटक के रहते हैं, तो एक रस्सी टूटने का भी डर रहता है कि अगर रस्सी टूट गई तो समझो गए। पर उधर एक आनंद में भी आता है क्योंकि हम ऊपर से बहुत सारे अथाह जलराशि को देखते हैं, मतलब बहुत सारे समुद्र में जो पानी होता है उसको देखते हैं। और ऐसा दृश्य हम एक ही बार देख सकते हैं, बार बार देखने का मतलब ऐसा आएगा ही नहीं। तो बोलते कि वो एक आनंद अलग ही होता है वो दृश्यों का अनुभवना। फिर बोलते कि जो कलिंगुड बीच है उसमें एक लाइव नृत्य संगीत होते हैं, पार्टीज होती है जो वो युवाओं को और आकर्षित कर देती है। इस वजह से भी वहां पर पर्यटक बहुत ज्यादा आते हैं और बीच मतलब बाकी बीचों से इधर बहुत पर्यटन होते हैं। और इसी कारण वहाँ का जो व्यवसाय है वो एक केंद्र बन गया है। कलिंगुड बीच वहाँ का एक केंद्र है व्यवसाय करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर्यटक बहुत ज्यादा आते हैं तो व्यवसाय करने का चांसेस भी बहुत ज्यादा है।
लेखक कहते कि वो गोवा में सिर्फ 4-6 दिन ही रहे, लेकिन उनका एक गोवा में दिनचर्या बन गई थी कि जल्दी सुबह उठना, फिर सुबह जल्दी जल्दी उठकर नाश्ता करना, फिर दिन भर घूमना और शाम को थक कर रिसोर्ट में वापस लौटना, और थकान मिटाने के लिए फिर रिसोर्ट में पूल में तैरना उनकी दिनचर्या बन गई थी। और जब वो गोवा घूम ही रहे थे तब वो कोलवा बीच पे भी गए थे। जो बीच है वो उधर डॉल्फिन देख सकते हो, बट वो डॉल्फिन बहुत छोटी होती है, तो बच्चों के लिए एक मनोरंजन होती है कि बच्चों को डॉल्फिन दिखाई देती है। फिर जो कोलवा बीच है कि वहाँ मछलियाँ ज़्यादातर नहीं होती, उधर डॉल्फिन जो होती है वो एक बच्चों के लिए आकर्षण होती है। और कोलवा बीच पर आप बोटिंग का भी आनंद ले सकते हैं। वहाँ पर लेखक ने भी बोटिंग की, तो हम भी अगर जाएं तो उधर बोटिंग का एक अलग ही आनंद है। जिस दौरान लेखक गोवा घूम रहे थे उस दौरान उनको गोवा में दशहरा और जो गरबे का पर्व होता है वो मनाने का एक अच्छा मौका मिला था। तो वो बोलते कि जिस तरह हम भारत के जो बाकी के देश है उसमें दशहरे के अवसर पर जैसे दुर्गा माँ की घट स्थापना की जाती है हर घर में, और लड़कियाँ गरबा का जिस प्रकार से पर्व मनाती है उसी प्रकार वहाँ भी उत्सव होता है। फर्क सिर्फ एक बात है कि हम जो रावण का पुतला है वो जलाते, वो लोग रावण का पुतला नहीं जलाते। और सुबह ही सब लोग उठते और अपनी जो वाहन होते उनकी पूजा करते, फिर शाम को एक पालकी मंदिर में लेकर जाते हैं भगवान की, और उसके बाद क्या करते हैं, विशेष पेड़ की पत्तियां होती है वो एक दूसरे को देखकर दशहरे की शुभकामनाएं देती है बस। फिर जो कहते हैं कि गोवा में बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं। कार्निवल फेस्टिवल गोवा का सबसे बहुत बड़ा फेस्टिवल है। उधर वो एक उधर भी ऐसी एक रैली निकलती है और वो देखने के लिए बहुत सारे पर्यटक हर साल वो फेस्टिवल देखने के लिए जाते हैं। और गोवा की जो संस्कृति है उस बहुत भारत की प्राचीन संस्कृति है, 1000 साल से चली आ रही संस्कृति को अभी भी फॉलो करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो पोर्तुगाल आए थे उन्होंने उस जगह के जो लोग थे उनकी संस्कृति बदलने की बहुत कोशिश की, पर उधर के जो स्थानीय लोग थे वो अपनी संस्कृति के ऊपर बहुत अटल थे। इसी कारण आज भी गोवा में सबसे प्राचीन भारतीय संस्कृति पाई जाती है। अगर आप जाओगे तो उधर का स्थापत्य, उधर की संस्कृति बहुत सबसे प्राचीन संस्कृति में मानी जाती है। लेखक बोलते हैं कि इतने कम दिनों में 4-6 दिन में गोवा को पूरी तरह देख पाना और समझ पाना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। पर लेखक बोलते जितना उन्होंने समझा और सोचा कि गोवा जितना फैशनेबल है कि उधर बहुत से पर्यटक घूमने आते, तो पर्यटक अपने अपने रंग में घुल जाते हैं उस दिनों में। उसके बाद जो गोवा है वो अपनी एक संस्कृति है उसको बचाकर उसका हाथ थमे हुए अभी भी है। जितना भी गोवा आगे क्यों ना बढ़ जाए वो अपनी संस्कृति को साथ लेकर आगे बढ़ता है। उसकी जो प्राचीन संस्कृति है, स्थापत्य, वो अभी भी उधर दिखाई देती है क्योंकि वो अपनी संस्कृति को उतना मानते या फिर उसको उतना रिस्पेक्ट करते हैं जो हर किसी को करनी चाहिए। और जो गोवा की जो संस्कृति है वो एक ऐसी संस्कृति है कि जिसको हर किसी को फॉलो करना चाहिए। भारत की बहुत प्राचीन संस्कृति है। और जो गोवा है वो एक समुद्र के एक किनारे पे बसा हुआ शहर है, उसके बावजूद भी बहुत विकसनशील है। उसमें जो खनिज उत्पन्न होता है वो बहुत सारे देशों में निर्यात किए जाते हैं। फिर जो गोवा का जो काजू होता है वो बहुत सारे देशों में भी निर्यात किए जाते हैं। उधर का जो काजू है बहुत फेमस काजू है। लेखक का मानना है कि जो गोवा है वो पश्चिमी फैशन पर रचा बसा हुआ शहर है। यूरोप की तरह उधर का जो वातावरण है वो यूरोपीय है, फिर भी उन लोगों ने भारतीय संस्कृति को आत्मसात किए हुए है। अभी भी वो भारतीय संस्कृति पकड़े रहे हैं, उसको उन्होंने छोड़ा नहीं है। कितने भी लाइफ में आगे बढ़ते जाओ अपनी संस्कृति को साथ लेकर बढ़ते रहो।